नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, जर्नल एग्रीकल्चर के इस 11वें लेक्चर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम फिर से 20 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। 20 क्वेश्चन जो कि बहुविकल्पीय होंगे, उनके 4 आंसर होंगे। आपको सही आंसर देना है, आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपने कितना स्कोर किया, कितने गलत किए, कितने सही किए, कितने आपने छोड़ दिए, उसको आपको लिखना है। ये जो 20 क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये 20 के 20 क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको श्री निमरा सुंडा जी ने लिखा है, वहाँ से मैंने उठाया है। तो अगर आप लोग इस सीरीज को कायदे से पढ़ रहे हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन का जवाब देने में बहुत सहूलियत होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप ये 8 सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखे गए हैं ये आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन 8 सब्जेक्ट की एक कायदे से क्रोनोलॉजिकल तरीके से स्टडी आपको करवा दी जाए, बिल्कुल जिससे आपका बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर हो जाए, बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर आप कर रहे हो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं और आपका फंडामेंटल भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, तो मात्र आप 500 रुपये का पेमेंट करके ये पूरा सिलेबस आप आसानी से पढ़ सकते हो। आपको कहीं इधर उधर दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है, आपको इस QR कोड को जो दिया गया है इसको स्कैन करिए, 500 रुपये का पेमेंट करिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हम तक भेजिए। स्क्रीनशॉट हम तक भेजने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर सर्च करिए @विजय कुमार गिरी 945। जिस तरीके से लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखना है टेलीग्राम पे। उसके बाद आपको एक कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको क्या करना है, उसी पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है उसका, और इसके साथ साथ आपको वहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देना है जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हैं। उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी उसका जनक किसको माना जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर NE बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर GS खुश, या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर RS परोडा। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर ऑफ MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक व्हीट रिवोल्यूशन। व्हीट रिवोल्यूशन नामक जो बुक है इसको किसने लिखा था। ऑप्शन ए डॉक्टर NE बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी डॉक्टर KL चड्ढा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जी ने क्या किया था, इनका जो रिसर्च था वो मेनली वीट पर ही आधारित था। तो वीट में जब इन्होंने एक अच्छी वैरायटी का डेवलपमेंट किया, इसी की वजह से गेहूं का एकाएक उत्पादन बढ़ गया और भारत में ग्रीन क्रांति जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत हो गई। और उसी पर जो इन्होंने रिसर्च किया था उस सभी चीज़ को एक कंपाइल करके एक बुक लिखी जिसको कहते हैं व्हीट रिवोल्यूशन। ठीक, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, वो MS स्वामीनाथन जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। जैसे इंडिया में कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, उसी तरीके से दुनिया में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन बी डॉक्टर RS परोडा, ऑप्शन सी डॉक्टर NE बोरलॉग, या फिर ऑप्शन डी SK विशाल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है डॉक्टर NE बोरलॉग, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इन्होंने भी व्हीट पर ही सबसे पहली बार रिसर्च करना स्टार्ट किया था। बात करेंगे, व्हिच ईयर वॉज डॉक्टर NE बोरलॉग अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज। नोबेल प्राइज इनको मिला था, नोबेल पीस प्राइज NE बोरलॉग को कब मिला था ये आपको बताना है। 1970, 1987, 1989 या फिर 2000। इसमें से कब मिला था NE बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज। तो नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको 1970 के दशक में। 1970 में इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज, जिसको नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। अगला है, हु इज द
फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। वाइट रेवोल्यूशन जिसको हम श्वेत क्रांति कहते हैं, जो कि दूध के उत्पादन पर केंद्रित होता है। व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर भारत में किसको माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीस कुरियन, सी अमृता पटेल, डी एस.के. विशाल। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को क्या माना जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही कुछ ऐसे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से फिर क्या हुआ था कि भारत में दूध का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा था। What was the name of the scheme initiated by वर्गीस कुरियन फॉर डेयरी डेवलपमेंट? डेयरी के डेवलपमेंट के लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की जो स्टार्टिंग की थी वर्गीस कुरियन जी ने, तो उन्होंने एक स्कीम चलाई थी। उस स्कीम का क्या नाम है? ऑप्शन ए ऑपरेशन ग्रीन, ऑप्शन बी ऑपरेशन फ्लड, ऑप्शन सी ऑपरेशन मिल्क, या फिर ऑप्शन डी ऑपरेशन रिवोल्यूशन। इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड एक स्कीम थी जो कि फुल्ली मिल्क प्रोडक्शन पर डेवलप थी। मिल्क प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जाए, वो व्हाइट रेवोल्यूशन जब आया था उसी में ये ऑपरेशन फ्लड स्कीम चलाई गई थी। ये स्कीम चलाई थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने। इन्हीं को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया? ये गोल्डन जो रेवोल्यूशन है ये फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोडक्शन पर आधारित होता है। तो ये गोल्डन रेवोल्यूशन का फादर किसको माना जाता है इंडिया में? ऑप्शन ए डॉक्टर के.एल. चड्ढा, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर आर.एस. बरोड़ा, या फिर ऑप्शन डी अमृता पटेल। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर के.एल. चड्ढा। के.एल. चड्ढा जी ने एक बुक लिखी थी हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। बहुत मोटी सी बुक है, मुझे लग रहा है शायद 1200 पेज या 1400 पेज की बुक है, खूब मोटी सी बुक है। उस बुक को के.एल. चड्ढा जी ने लिखा था, जिसमें हार्टिकल्चर की जितनी भी क्रॉप्स हैं, चाहे ट्रॉपिकल हो, चाहे सब ट्रॉपिकल हो, चाहे टेम्परेट हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे स्पाइसेस हो, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे फिर वो मेडिसिनल प्लांट हो, एरोमेटिक प्लांट हो, हर तरीके की जो हार्टिकल्चर के जितने भी क्रॉप हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत ही डिटेल में लिखा है उस बुक में। तो उन्हीं को बोला जाता है गोल्डन रेवोल्यूशन के पिता माने जाते हैं इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज इन 2000 फॉर रिसर्च ऑन मेज? मेज पर रिसर्च करने के लिए इनमें से किस वैज्ञानिक को सन 2000 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था? ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बोरलाग, ऑप्शन बी जी.एस.के. विशाल, ऑप्शन सी डॉक्टर के.एल. चड्ढा, ऑप्शन डी डॉक्टर आर.एस. बरोड़ा। इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एस.के. विशाल। एस.के. विशाल को मिली थी सन 2000 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। किस पर रिसर्च करने के लिए? इन्होंने मेज पर बहुत अच्छा रिसर्च किया था, बोले तो मक्का पे अच्छा रिसर्च करने की वजह से इनको ये मिला था। व्हिच क्रॉप इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ बीटी कॉटन? बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है। बीटी कॉटन किस क्रॉप से एसोसिएटेड है, जिसको हम बोलते हैं बीटी कॉटन, यानी कि ट्रांसजेनिक कॉटन इसको कहते हैं? ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी मेज। ऑप्शन आपका जो सी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया था। व्हाट बैक्टीरियम प्रोड्यूस द प्रोटीन लीथल टू कॉटन वॉलवर्म? जो कॉटन वॉलवर्म होता है, यानी कि कॉटन का जो एक पिंक वॉलवर्म होता है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा, ये एक तरीके का ऐसा इंसेक्ट होता है जो कॉटन का जो बॉल होता है उसमें छेद कर देता है। इससे कॉटन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसका प्रोड्यूस, एक बैक्टीरिया है वो एक चीज़ सिक्रेट करता है, एक चीज़ निकालता है अपनी बॉडी से, जिसको अगर पिंक वॉलवर्म खा लेता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाने का मतलब पिंक वॉलवर्म का पेट खराब हो जाता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है ऑप्शन ए बैसिलस सबटिल्स,
बैसिलस थ्रुंजेंसिस, एस्केरेसिया कोली या फिर राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन है वो है बैसिलस थ्रुंजेंसिस। बैसिलस थ्रुंजेंसिस जो बैक्टीरिया होता है वो ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है कि अगर उस केमिकल को ये पिंक वॉलवर्म वाला इंसेक्ट जो है वो खा लेगा या उसको कंज्यूम कर लेगा तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस कीड़े का, पिंक वॉलवर्म का, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, उसका पेट खराब हो जाता है और अल्टीमेटली वो फिर मरने लगता है। व्हाट इज द क्राइजीन प्रेजेंट इन वीटी कॉटन? वीटी कॉटन में क्राइजीन कौन सा प्रेजेंट होता है और इसी में मॉडिफिकेशन करके फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन बनाया जाता है? ऑप्शन ए क्राई 2AB, क्राई 1AC, क्राई 3AB या फिर क्राई 1BC। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है क्राई 1AC। यही जीन है, ये जीन का नाम है, इसी में उलट फेर करके फिर वीटी कॉटन बनाया गया है। बात करते हैं व्हिच कंपनी कोलैबोरेटेड विथ मोनसंतो टू डेवलप बीटी कॉटन? बीटी कॉटन डेवलप करने के लिए कौन सी कंपनी ने मोनसंतो के साथ कोलैबोरेशन किया था? ऑप्शन ए बायर क्रॉप साइंस, ऑप्शन बी माइको, ऑप्शन सी संगीता या ऑप्शन डी TERI टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें से आपका कौन सा राइट ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है माइको, ये जो है इसने मोसंतो और एक कंपनी, माइको और मोसंतो इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? बीटी कॉटन जो वैरायटी है उसको डेवलप किया था। बात करते हैं व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप्ड इन 1987? दुनिया में पहली बार 1987 में पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई गई थी, जो कि कौन सी थी? एक ऑप्शन ए बीटी कॉटन, ऑप्शन बी बीटी टोबैको, ऑप्शन सी बीटी मस्टर्ड, ऑप्शन डी बीटी सोयाबीन। बीटी का मतलब ये होता है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको बनाया जाता है। जब मैं आपको प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक पार्टिकुलर जीन की पहचान कर ली जाती है और उसी जीन को फिर क्या करते हैं, बाद में उसी में मैनिपुलेशन करते हैं, उसी जीन के अंदर चेंज करते हैं, जिसकी वजह से फिर एक बोटेनिकली मॉडिफाइड क्रॉप तैयार होती है जिसको हम बोलते हैं बीटी। इसके आगे लग जाता है वीटी, चाहे वीटी कॉटन हो, चाहे वीटी टोबैको हो, चाहे फिर वीटी मस्टर्ड हो। तो पहली बार कौन सी ट्रांसजेनिक क्रॉप बनी थी, वो कौन सी थी? 1987 में बनी थी, वो है वीटी टोबैको। सबसे पहले बार वीटी टोबैको ही बनाई गई थी। व्हिच कंट्री रैंक फर्स्ट इन ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन? जो ट्रांसजेनिक जो वेराइटीज़ होती हैं इनको डेवलप किया जाता है और बाद में इनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां पर ट्रांसजेनिक क्रॉप के प्रोडक्शन में सबसे पहला स्थान है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है। इसमें सोयाबीन, इसके साथ साथ कॉटन और टोबैको, ये 3 क्रॉप जो होती है और एक वो है क्या कहते हैं मेज, ये 4 क्रॉप जो है ये अमेरिका में जेनेटिकली मॉडिफाइड जिसको वीटी कहते हैं, इस तरीके से ट्रांसजेनिक क्रॉप बहुत ज़्यादा ग्रो करी जाती है अमेरिका में। अब तो मुझे लग रहा है कि अगर अपडेटेड डाटा की बात देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि जो ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोडक्शन में अमेरिका से आगे निकल गया हो चाइना, लेकिन अभी हमारे पास कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं है, इस वजह से अभी हम अमेरिका को ही मानकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ट्रेट इज मोस्ट कॉमन इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वर्ल्ड वाइड? कौन सा ट्रेंड ज़्यादा कॉमन माना जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में? यानी कि अगर हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाना चाह रहे हैं तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? हम कौन सा करेक्टर ध्यान में रख के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को बनाते हैं? जैसे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, या फिर इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट, या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, इसी को ध्यान में रख के
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई जाती है, जिसको ट्रांसजेनिक क्रॉप भी कहते हैं। ध्यान से समझना क्यों, ज़्यादातर इसी को क्यों ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि और जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, ये हाइब्रिडाइजेशन में हो जाता है आराम से। नई नई वेराइटीज़ डेवलप होती है तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। इंसेक्ट से रेजिस्टेंस, इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंस, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लांट है उसमें अगर हम इंसेक्टिसाइड डालते हैं तो प्लांट को वो इफेक्ट कम करेगा। ठीक, जैसे मान लो एक सेल्फॉस है। ठीक, सेल्फॉस जो होता है वो हम खाएंगे तो नुकसान करेगा, जानवर खाएंगे तो नुकसान करेगा, अगर कोई इंसेक्ट पेस्ट खाएगा तो उसको नुकसान करेगा, लेकिन पौधों में अगर हम सल्फास डाल देंगे तो पौधे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है वो दूसरी तरीके से है और प्लांट का मैकेनिज्म दूसरी तरीके से है, तो इस वजह से उनको नुकसान नहीं करेगा। तो इंसेक्टिसाइड की रेजिस्टेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ड्रॉट की रेजिस्टेंस भी हम बहुत एक हद तक की कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना पानी के ही हम कोई फसल उगा लें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसे कर दें कि उसमें बिल्कुल पानी की ही ज़रूरत ना पड़े, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है। लेकिन हर्बिसाइड में लिमिटेशन की जो है वो कमी नहीं है। क्यों? जैसे मान लो कि हमने धान की खेती करी है, अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे धान में केवल धान की ही फसल हो और इसके साथ साथ कोई दूसरी उसमें खरपतवार ना हो, तो इसके लिए हमको हर्बिसाइड का यूज करना पड़ेगा। अब क्योंकि दोनों ही पौधे होते हैं, चाहे आप धान का है तो ये भी पौधा है और जो खरपतवार है वो भी पौधा है, तो दोनों एक ही जैसे होते हैं। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि दोनों की फैमिली भी एक हो जाती है, दोनों देखने में एक जैसे हो जाते हैं। तो इनको बचाना, कि मतलब धान को बचा ले जाएं और खरपतवार को नष्ट कर ले जाएं, ये काम करना बहुत ही टेढ़ी खीर होता है। इसी वजह से जेनेटिकली मॉडिफाइड या ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई जाती है कि जिससे हर्बिसाइड का फर्क इस पे कम पड़े, हर्बिसाइड का जो प्रभाव है वो हमारे क्रॉप पे कम पड़े, और जो हर्बिसाइड है वो खरपतवार को नुकसान ज़्यादा करे, यानी खरपतवार को नष्ट कर दे। अगला है, हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि आनंद गुजरात में है, उसका चेयरपर्सन कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर GS खुश, ऑप्शन बी अमृता पटेल, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन, या फिर ऑप्शन डी संजय राजाराम। इसमें से ऑप्शन जो बी है अमृता पटेल, ये क्या थी? चेयरपर्सन थी NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ये चेयरपर्सन थी। Who was awarded the China's फ्रेंडशिप मेडल in 2001? 2001 में चाइनाज फ्रेंडशिप मेडल से नवाजा गया था। किनको किया गया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, या फिर संजय राजाराम को, या फिर एनी बोरलाग को, या फिर SK विशाल को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संजय राजाराम को पहली बार चाइनाज फ्रेंडशिप मेडल मिला था 2001 में। और किस वजह से मिला था आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैंने बुक में पढ़ा रखा है। Which institute initiated the project for Indian mustard oil with higher beta carotene? मस्टर्ड का जो ऑयल होता है उसके अंदर बीटा कैरोटीन ज़्यादा हो, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? ICAR, या फिर सिमिट, या फिर TERI, या फिर NDDB। इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है जिसने मस्टर्ड में बीटा कैरोटीन को बढ़ाने के लिए रिसर्च स्टार्ट किया था? ऑप्शन नंबर आपका जो सी है TERI, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी ने सबसे पहली बार स्टार्ट किया था जिससे मस्टर्ड ऑयल में बीटा कैरोटीन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। बात करते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ मस्टर्ड वैरायटी डेवलप्ड एट टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट? कौन सी वैरायटी डेवलप करी गई इसे? टेरी से। टेरी उत्तम या फिर उन्नत, टेरी उत्तम एंड उन्नत, टेरी गोल्ड एंड टेरी सिल्वर, टेरी ग्रीन एंड टेरी वाइट, टेरी सुप्रीम, या फिर टेरी लाइट। इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है टेरी उत्तम और टेरी उन्नत, ये दोनों ऐसी वेराइटीज हैं जिनको मस्टर्ड वेराइटी के रूप में डेवलप किया गया और इनके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती थी। ये TERI, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रांसजेनिक क्रॉप आर सोयाबीन?
पूरी दुनिया में जितने भी ट्रांसजेनिक क्रॉप हैं उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है? वो आपका ऑप्शन कौन सा है? सोयाबीन। देखो ध्यान से समझना, जैसे मान लो पूरी दुनिया में 100%, पूरी दुनिया में 100 ट्रांसजेनिक क्रॉप हैं, ठीक, उसमें से 60% क्या है? उसमें 60 जो है वो केवल और केवल सोयाबीन है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कि 10 वैरायटी डेवलप करी गई हैं, ठीक, सोयाबीन की, या ऐसे समझ लो कि टोटल परसेंट जो ग्लोबल ट्रांसजेनिक क्रॉप जो हम ग्रो करते हैं, ध्यान से समझना, जैसे मान लो पूरी दुनिया में 100 हेक्टेयर ट्रांसजेनिक क्रॉप ग्रो करी जाती है, पूरी दुनिया में 100 हेक्टेयर, उसमें से 60 हेक्टेयर से ज़्यादा, आपका जो ऑप्शन है वो 60 होगा, तो 60 हेक्टेयर से ज़्यादा केवल और केवल सोयाबीन होगा। बाकी 40 हेक्टेयर या उससे कम में फिर तंबाकू होगा, फिर मेज होगा और फिर कॉटन होगा, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होगा? सोयाबीन होगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। 20 क्वेश्चन थे, 20 में से आपने कितने सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। आपको जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।